नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में आज के इस महत्वपूर्ण सेशन पर चर्चा करने के लिए। चर्चा इसलिए खास है क्योंकि महंगाई पर नियंत्रण जहां एक और सरकार के लिए चुनौती बना हुआ है, लेकिन महंगाई को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी असल में आरबीआई के पास है। परिस्थितियां ये हुई कि 3 लगातार क्वार्टर्स में निर्धारित महंगाई ब्रैकेट को पूरा ना कर पाने पर आरबीआई ने अपनी एक विशेष बैठक बुलाई है। आपको मालूम होना चाहिए, मौद्रिक नीति समिति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने यह निर्धारित कर रखा है कि भारत में महंगाई 4 ± 2 होनी चाहिए, अर्थात 2 से लेकर के 6% के बीच में होनी चाहिए। लेकिन 3 लगातार क्वार्टर्स ऐसे निकले, जनवरी से लेकर मार्च, अगर आप इस तरह से जोड़ते चले जाएं तो 3 लगातार क्वार्टर्स के अंदर आरबीआई अपनी महंगाई की दर को निर्धारित सीमा में लाने में नाकामयाब रही, जिसके चलते इन्होंने आपात बैठक या समझिए विशेष बैठक बुलाई। और यह विशेष बैठक का आयोजन ये नहीं था कि अब कुछ ऐसा हो जाएगा जिसकी वजह से सब कुछ कंट्रोल में आ जाएगा। यह आरबीआई के एक कानून के तहत बुलाई गई है। आरबीआई का एक निर्धारित नियम है जिसके तहत यह बैठक बुलाई गई और उस बैठक के परिणाम स्वरूप जो एक्शंस लिए जाने हैं उनका अपडेट सरकार को दिया जाएगा। इस विशेष बैठक के मायने क्या हैं, ये आज के सेशन में हम समझेंगे। हम ये समझेंगे कि आरबीआई का वो कौन सा कानून है जो ये कहता है कि यदि आप 3 बार लगातार अपनी चीजों को पूरा करने में फेल होते हैं तो आपको अल्टीमेटली सरकार को जवाब देना पड़ता है। जवाब देने की उस बाध्यता को भी आज के सेशन में हम चर्चा में लाएंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे दुनिया भर के अंदर महंगाई की सीमाएं क्या निर्धारित हैं, भारत में महंगाई को नियंत्रित करने के क्या प्रावधान हैं। इन तमाम बातों के बारे में आज की चर्चा की जाएगी। लेकिन हमेशा की तरह जैसा मैं आपसे कहता आया हूं कि सेशन में हम हमेशा आपके लिए करंट में, वर्तमान में, सुर्खियों में चल रही चीजें भी सवाल के रूप में आपसे डिस्कस करते हैं, जिस माध्यम से आप तक और अतिरिक्त खबरें पहुंच जाएं। उदाहरण के लिए, गुजरात चुनाव में 1 से लेकर 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। गुजरात विधानसभा में कितनी सीटें हैं, यह सवाल आप लोगों से पूछा जा रहा है। यहां पर जो ऑप्शंस हैं वो चेंज नहीं किए गए हैं, मैं आपको ऑप्शन लास्ट में बता दूंगा, आप अपने कमेंट के अंदर बता दीजिएगा। दूसरा सवाल पूछा गया है कि आपसे, विच स्टेट इज सेट टू होस्ट द ट्रैक एशिया कप 2022 साइकिलिंग टूर्नामेंट। आपको ये स्टेट के बारे में बताना है कहां पर साइकिलिंग टूर्नामेंट आयोजित किया जाना है। ठीक है, आप इनके जवाब अभी दे दीजिए। सेशन के अंत में मैं आपको इन जवाब को वेरीफाई भी करा दूंगा। आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा, महंगाई देश की बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है, केवल भारत की ही नहीं, विश्व परिप्रेक्ष्य में भी अगर हम देखें तो दुनिया इस समय महंगाई से बुरी तरह परेशान है। लेकिन हमें तो अपनी ही चिंता करने का अधिकार है। ऐसी स्थिति में हमने अपनी चिंता की और चिंता का दर आपको हमने बताया भी था कि महंगाई ने 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ा था। 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ा था का अर्थ क्या होता है, पहले ये समझिए कैसे रिकॉर्ड नापे जाते हैं। असल में जैसा मैंने आपसे कहा कि महंगाई की एक सीमा है, यानी कि आज अगर कोई वस्तु 100 रुपए की खरीदी है आपने, तो जो अब नेक्स्ट ईयर में आप एंट्री करेंगे तो आप उस वस्तु को अधिकतम 106 रुपए तक की पा सकते हैं। इसको आसान भाषा में यूं समझिए, 100 रुपए की वस्तु 6% की दर से 106 रुपए की आपको अगले वर्ष मिलनी चाहिए। अधिकतम इतना ही महंगा होना चाहिए। न्यूनतम अगर महंगाई की बात करें तो 100 रुपए की वस्तु 102 रुपए तक की मिलनी चाहिए। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आज 100 की वस्तु जो है वो कल और सस्ते दामों पर मिलने लगे। आपके दिमाग में बहुत सी चीजें ऐसे आने लगेंगी कि सर फ्लैट तो बहुत सस्ते हो जाते हैं, गाड़ियां पुरानी हो जाती हैं, ये डेप्रिशिएटिंग एसेट्स हैं, इनकी गणना अलग तरह से होती है। लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स में जिन चीजों को काउंट किया जाता है उनके लिए यह शब्द यूज किया जाता है। और सामान्यतः जो शब्द मैं यूज कर रहा हूं 2 से लेकर 6% का, वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर वैलिड है, यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर। उपभोक्ता जिनका उपभोग करता है उन वस्तुओं की जो महंगाई है वो प्रतिवर्ष 2 से लेकर 6% तक अधिकतम बढ़ सकती है। आप सबने बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनते देखे हैं। आपको मालूम है कि महंगाई ने अपने निर्धारित सीमा को बहुत ज्यादा लांघ दिया है। आप खुद से इस बात के गवाह हैं कि जो वस्तु गत वर्ष एक निर्धारित दाम की थी उसके अंदर कीमतों में इजाफा कई प्रतिशत तक हो गया है। 6 तो छोड़िए, सोयाबीन का तेल तो 66% महंगा हो गया है। यानी ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जिनका की उपभोग बहुत महंगा हो गया है। ऐसी स्थिति में आरबीआई खुद यह जानती है कि पुराने 8 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। अब सवाल बनता है कि मौद्रिक नीति समिति क्या है। मैं आपको बता दूं, वर्ष 2016 में यह निर्धारित किया गया। अच्छा, थोड़ा सा इसके बारे में और जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। आप में से बहुत से लोग ये मानते होंगे कि आरबीआई का काम
केवल हमारे देश के नोट जारी करने का है या फिर सरकारी चीजों पर नियंत्रण कर, यानी कि जो बैंकों के अंदर रकम रखी है उसके ऊपर नियंत्रण स्थापित करने का है। वास्तविकता में आरबीआई के सबसे प्रमुख कार्यों में महंगाई को नियंत्रण करना जिम्मेदारी के रूप में जाना जाता है। महंगाई, जिसे आप मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं, इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं, इसे निर्धारित या इसे नियमित रखने के लिए मौद्रिक पॉलिसी नीति बनाई जाती है, यानी कि मौद्रिक नीति बनाई जाती है। मौद्रिक पॉलिसी नीति बोल दे रहा हूं, शब्द एक ही है। और इसका कार्य जो है वो एक पर्टिकुलर समिति को दिया जाता है जो 6 सदस्यों से मिलकर बनी होती है। उस समिति को मौद्रिक नीति समिति कहा जाता है, यानी मौद्रिक पॉलिसी कमेटी कहा जाता है, एमपीसी। ये एमपीसी साल में कई बार मुलाकात करती है और ये वो सारे प्रयास करती है कि कैसे महंगाई को देश में नियंत्रित करें। आप पूछेंगे कैसे करते हैं? तरीका इनके द्वारा जो सामान्यतया आजमाया जाता है वो ये है कि ये बैंकिंग के माध्यम से जो आप तक और हम तक पैसा पहुंचता है उसे कंट्रोल करने के लिए प्रोसीजर्स बनाते हैं। अगर आपको लग रहा है लोगों के पास धन कम है, मार्केट के अंदर मंदी आ रखी है, तो बैंकों को और आसान कीमतों पर लोगों को लोन देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उसका प्रोत्साहन आरबीआई अपने द्वारा कुछ मापदंडों में परिवर्तन करके करता है, जैसे रेपो रेट के अंदर, रिवर्स रेपो रेट के अंदर कुछ कमी ला करके एक प्रकार से बैंक को आसानी से लोन उपलब्ध करा के, आप तक सस्ते दरों पर लोन उपलब्ध करा के मार्केट के अंदर पैसा इन्फ्यूज किया जाता है, जिसकी वजह से आप मार्केट में निकलें, सामान खरीदें और देश को गति दें। लेकिन जब आपके पास ज़्यादा धन आ जाता है तो आरबीआई इसका रिवर्स तरीका अपनाती है। वो आपके लिए कुछ ऐसे तरीके अपनाती है, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट अपनाती है जिसकी वजह से आपकी जेब में धन कम हो जाए। धन कम हो जाए यानी कि लोन की किस्तें यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी जाए, या फिर आसानी से आपको लोन उपलब्ध ना कराया जाए, क्रेडिट कार्ड्स पर मिलने वाले ऑफर बंद कर दिए जाएं। ऐसा करके वो आपसे धन को सकोड़ने लगती है। यह आसान भाषा में समझाने का एक छोटा सा प्रयास है। चूंकि आरबीआई के पास इतनी बड़ी जिम्मेदारी है तो जब आपको कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो इस अकाउंटेबिलिटी की, इस जवाबदेही की जो सबसे अंतिम परिणति है वो ये है कि आप अगर इस कार्य को पूरा नहीं कर पाते तो आपको अकाउंटेबल होने के नाते जिन्होंने आपको यह जिम्मेदारी दी है, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपको जवाब देना पड़ता है। अब वो जो जवाब देने वाली प्रक्रिया है वो इस बैठक के माध्यम से पूरी हुई है। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रख रहा हूं। 9 महीनों के अंदर, क्योंकि 3 क्वार्टर्स, 3-3 महीने के 3 क्वार्टर्स, उनके अंदर महंगाई की दर को अगर आप नोटिस करें तो ये लगातार बढ़ती जा रही है। आप अगर फिगर देखें तो 6 का फिगर नीचे नहीं आया है, यानी कि 2 से लेकर 6% तक महंगाई बढ़ाने का कानूनी रूप से नियम है। लेकिन महंगाई बढ़ने की अगर सीमा देखें तो जनवरी से लेकर सितंबर, 3 शुरुआती मंथ, फिर 3 मंथ और फिर 3 मंथ, लगातार 9 महीने तक यदि महंगाई नियंत्रण में नहीं आती है तो आरबीआई को जवाब देना पड़ता है। आरबीआई फेल टू मीट प्राइस मैंडेट एज सीपीआई इन्फ्लेशन राइज टू 7.41% इन सितंबर। इसका मतलब यह बहुत बड़ी आरबीआई के ऊपर एक चुनौती बनकर गिरी। आरबीआई गवर्नमेंट को बताएगी, अक्टूबर में यह खबर निकल कर आया कि आरबीआई, देखिए सितंबर के अंदर क्या हुआ, 7.41% का महंगाई रहा। सितंबर के आंकड़े अक्टूबर में निकल कर आए। कौन सी तारीख को निकल कर आए? 12 तारीख को निकल कर आए। आरबीआई ने कहा कि जनाब हम 9 महीने तक लगातार फेल रहे, हम महंगाई को नियंत्रित नहीं कर पाए, अब हम सरकार को जवाब देने वाले हैं। जवाब देने वाले हैं से मतलब हमसे कारण बताओ नोटिस हमें मिल चुका है, अपने आप से समझ के चलिए हमारी जवाबदेही है। हम सरकार को बताएंगे कि श्रीमान हमसे यहां त्रुटियां हुई हैं और अगर त्रुटि नहीं हुई है तो हम इन क्षेत्रों में और सुधार कर सकते हैं। इन सुधार के क्रम में आरबीआई सरकार को बताएगी कि वो कहां पर महंगाई को नियंत्रित करने में पिछड़े। ये अक्टूबर 12 की खबर है। अब चूंकि अक्टूबर 12 को आरबीआई ने निर्धारित किया, 1 महीने का आरबीआई रिपोर्ट बनाने में समय लेती है, यानी इन्हें जिस समय आंकड़े प्राप्त हुए उसके 1 महीने के भीतर भीतर सरकार को रिपोर्ट सौंपनी है। दैट इज ऑन 12 नवंबर। अब चूंकि 12 नवंबर को रिपोर्ट सौंपनी है तो उन लोगों को बुलाया जाएगा जो लोग इस एमपीसी के सदस्य हैं, मॉनेटरी पॉलिसी समिति के सदस्य हैं, कि आप आओ और अपने अपने कारण बताओ, नोटिस मिला है हमें, क्या बताएं। तो ऐसी स्थिति में वो सब लोग कल यानी कि 3 नवंबर को बैठकर बातचीत किए और उन्होंने अपने जो जवाब तैयार किए, हालांकि वो पब्लिक डोमेन में अभी तक नहीं आए हैं लेकिन आ जाएंगे, ऐसा शक्तिकांत दास जी का कहना है कि हम जो सरकार को जवाब देने वाले हैं वो आ जाएंगे, लेकिन अभी ये नहीं कह सकते कि पहले
आपको हम जवाब दे दें फिर सरकार को जवाब दें, यानी 12 नवंबर को आरबीआई ने सरकार को क्या जवाब दिया वो आप लोगों तक पहुंच जाएगा। ठीक है, आरबीआई ने अपने द्वारा अपने एमपीसी के सदस्यों को जब इनवाइट किया, उसका एक नोटिफिकेशन जारी किया कि भाई इस प्रकार से 3 नवंबर को सब आ जाना, मीटिंग है, उस मीटिंग में बैठ करके हम लोग अपने अपने आंसर तैयार करेंगे और सरकार को बताएंगे कि सरकार जी हम कहां पर फेल हुए। ठीक है, आप यहां पर खबरें देख सकते हैं। आरबीआई एमपीसी मीटिंग कल का अपडेट है। इकोनॉमी वुड हैव टेकन कंप्लीट डाउनवर्ड टर्न, ये इनका शक्तिकांत दास जी का कहना था। अपने अपने स्टेटमेंट्स आ रहे थे लेकिन कोई भी जवाब किसी ने नहीं दिया। आपके लिए एक जानकारी अतिरिक्त यहां जान लीजिए और वो ये है कि वर्तमान में एमपीसी के अंदर अगर हम सदस्यता की बात करें तो एमपीसी की जो अध्यक्षता है वो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी के द्वारा की जाती है। इसके अलावा यहां पर जो सदस्य हैं उन सदस्यों में माइकल देवव्रत पात्रा, राजीव रंजन, शशांक भिड़े, अश्विनी, ये आशिमा गोयल और जयंत आरवी वर्मा हैं। आप में से जो साथी मेरे बैंकिंग या एसएससी जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इन लोगों के नाम याद होने चाहिए। ठीक है, आरबीआई गवर्नर और साथी जो हैं उनके नाम आपको याद होने चाहिए। कुल 6 लोगों के नाम हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज ये सेशन पूरा होने के बाद मैं पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम अंकित अवस्थी सर पर साझा करूंगा, आप वहां से भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी समिति है क्या? मैंने जैसे आपको बताया कि ये एक समिति है जिसका निर्माण ही रेट्स को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था, महंगाई को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 2016 में बनाया गया था, जिसकी जिम्मेदारी दी गई थी कि वो साल में 6 बार बैठक करेगी और एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर वो हर बार रिव्यू करेगी। तो ऐसी स्थिति में अगर हम साल भर की बैठकों की बात करें तो 6 से लेकर 8 अप्रैल के बीच बैठक हो चुकी है, जून में बैठक हो चुकी है, अगस्त में हो चुकी है, सितंबर में हो चुकी है, दिसंबर में होने वाली है, फरवरी में होने वाली है। ये सारी डेट निर्धारित हैं। नवंबर का कोई प्लान नहीं था, लेकिन इस नवंबर के प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए बुलाया गया। कारण क्या है आप यहां पर ये महंगाई की दर से समझ सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा जो बहुत बेसिक है, सर महंगाई आफ्टर ऑल बढ़ानी ही क्यों है? 2 से लेकर 6% भी क्यों बढ़ानी है? इसलिए बढ़ानी है क्योंकि हमारे पास में संसाधन सीमित हैं, हम बढ़ा नहीं रहे, हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो स्वाभाविक है कि मांग के साथ साथ सप्लाई चेन में थोड़ा भी गड़बड़ होता है और अल्टीमेटली जीडीपी में भी महंगाई का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। असल में आप जब इस बात को समझते हैं तो मैंने आपके लिए कुछ दुनिया के रेफरेंस रख दिए जिसके माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि क्या पूरी दुनिया में भी हमारी तरह ही चलता है क्या। जैसे ब्राजील में महंगाई को 4 ± 1.5% माना गया है, यानी कि महंगाई बढ़ानी तो है लेकिन कितनी बढ़ानी है? जैसे हमारे यहां पर 4 ± 2 है, ऐसे ब्राजील में 4 ± 1.5 है। ये भी मैं आप लोगों के सामने डेटा शेयर कर दूंगा, आप इसे भी देख पाएंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें यूके की, तो यूके जैसे डेवलप्ड नेशन के अंदर जहां पर आबादी हमारी तरह एक्सपोनेंशियली नहीं बढ़ रही है, उनके यहां पर महंगाई को 2% तक बढ़ाने का निर्धारण किया गया है। यह भी पीड़ित है क्योंकि इनकी महंगाई भी 2 के मुकाबले 4 पर चली गई है। ऐसे ही आइसलैंड, इजराइल, ये सारे के सारे देश हैं। इंडिया को अगर आप देखें तो वो ये रहा, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, साउथ अफ्रीका, जो भी आपको डेवलप्ड नेशन दिखाई देंगे उनकी महंगाई बढ़ाने की जो सीमा है वो सीमित है। जो अपनी तरह डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके अंदर आप रेंज बढ़ती हुई देखेंगे, जैसे साउथ अफ्रीका में 3 से 6 है, थाईलैंड में 1 से 3 है, टर्की के अंदर 5 ± 2 है। यानी इनके यहां पर महंगाई का जो मापन है वो इस प्रकार से किया जाता है ना। यानी महंगाई बढ़ानी है उसकी रेंज अलग अलग है। तो डेवलप्ड नेशन में महंगाई को 2% तक सीमित रखने का प्रयास होता है और डेवलपिंग नेशंस ऑलमोस्ट 6-7% के आसपास चलते हैं। चूंकि हम लोग उससे भी ऊपर निकल रहे हैं इसलिए चिंता की बात की जा रही है। तो उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई होगी। कारण मैंने आपको बता दिया, 3 लगातार क्वार्टर्स ऐसे निकल गए जब आरबीआई अपने टारगेट्स को फुलफिल नहीं कर पाई। इस वजह से अब अपने रीजंस जिसकी वजह से ये फेल मारे, इसके लिए मीटिंग कर रहे हैं। अब ये मीटिंग के अंदर जो सरकार को रिपोर्ट कार्ड सौंपेंगे उसमें अपने द्वारा कुछ रेमेडी यानी कि कुछ सुझाव सरकार को देंगे कि सरकार जी ऐसा ऐसा करने से चीजें बदल सकती हैं। शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको वो कानून बताऊंगा जिसके माध्यम से ये लायबल कर दिया जाता है कि आपको बताना मैंडेटरी है। तो आरबीआई के अधिनियम की धारा 45ZN, जो भी विद्यार्थी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं कृपया करके इस धारा को अपने लिए कहीं लिख कर रख लीजिए, क्योंकि सामान्यतः यह चर्चाओं में नहीं आती है लेकिन आ गई है इसलिए आप याद रख लीजिए, क्योंकि 6 साल में पहली बार इसका उपयोग हो रहा है। इसका अर्थ यह है कि अगर 3 बार लगातार मीटिंग फेल मार जाए यानी टारगेट फेल मार जाए तो आपको एक बैठक बुलानी पड़ेगी। यह विशेष बैठक का प्रावधान इस धारा के अंदर लिखा हुआ है। हो सकता है आपसे किसी इंटरव्यू में, किसी चर्चा में आपसे यह बात
बात पूछ ली जाए। ठीक है, इस धारा में प्रावधान है कि मुद्रास्फीति को सरकार की तरफ से तय सीमा के भीतर रख पाने में नाकाम रहने पर केंद्रीय बैंक को इसके बारे में सरकार को रिपोर्ट देनी होती है। हो सकता है आपसे एक 2 मार्कर क्वेश्चन बनाकर परीक्षा में पूछ लिया जाए कि धारा 45ZN ऑफ आरबीआई, तो आपको यह बात बतानी है यहां पर। ठीक है, तो सरकार ने मुद्रास्फीति को, ये मैंने आपको बात बता दिया, ये लक्ष्य है, लक्ष्य से पिछड़ रहे हैं, इसलिए इनको ये सारे काम करने हैं। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। 45ZN जो है वो आरबीआई एक्ट के अंदर यूज होने जा रहा है। यह पॉलिसी रिजाइन 2016 के अंदर फर्स्ट टाइम आप यूज करने जा रहे हैं, तो ये मैंने आपको जरूरी बात बता दी है। अच्छा, इसके साथ साथ एक प्रोविजन और है जिसे रेगुलेशन नंबर 7 कहा जाता है आरबीआई की एमपीसी के अंतर्गत, और वो क्या है? इसके अंदर कहा गया है कि सेपरेट मीटिंग इज रिक्वायर्ड टू बी शेड्यूल एज पार्ट ऑफ नॉर्मल पॉलिसी प्रोसेस टू डिस्कस एंड ड्राफ्ट द रिपोर्ट टू बी सेंट टू द गवर्नमेंट। मतलब आप ऐसे समझिए, पहली बात कि 3 बार फेल मार गए तो आपको सरकार को जवाब देना होगा। इसको समझिए एक प्रकार से सो कॉज नोटिस, कि कारण बताइए ऐसा आप फेल क्यों मारे। ये ऑटोमेटिक लिखा हुआ है आरबीआई के कानून में। ठीक है, धारा क्या हो गई? 45ZN लिख करके साइड में रख लीजिए। दूसरा सवाल बनता है, दूसरा सवाल क्या बनता है कि आरबीआई के अंदर एक धारा है, रेगुलेशन एमपीसी एक्ट जब बन रहा था, एमपीसी के लिए जब ड्राफ्टिंग हो रही थी रेगुलेशंस की, उस समय पर एक धारा बनाई गई जिसका मतलब रूल बनाया गया, रूल नंबर 7, जिसमें क्या कहा गया, रेगुलेशन नंबर 7 में क्या कहा गया कि हमें उस मीटिंग में मतलब जवाब देने से पहले भी एक मीटिंग बिठानी पड़ेगी। मान लीजिए 3 क्वार्टर्स तक हम फेल मार गए, अब हमारा जवाब देने का समय आ गया, उससे पहले हमको बैठ करके मीटिंग करनी पड़ेगी। साल में 6 बार मीटिंग करते हैं, ठीक है, लेकिन एक मीटिंग एडिशनली करनी पड़ेगी। ये रेगुलेशन नंबर 7 में मेंशन्ड है, आप इधर देख सकते हैं। सेपरेट मीटिंग इज रिक्वायर्ड टू बी शेड्यूल एज पार्ट ऑफ नॉर्मल पॉलिसी प्रोसेस टू डिस्कस एंड ड्राफ्ट द रिपोर्ट टू बी सेंट टू द गवर्नमेंट। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना चाहिए। हालांकि आरबीआई इस बात के लिए जिम्मेदार है कि वो महंगाई को नियंत्रित रखे, लेकिन जब उसके प्रयास नाकाफी रहते हैं तो वो सरकार को सजेशन देने जाती है। वो सरकार को अपनी इस रिपोर्ट में संभावित है कि वो रिपोर्ट में सब सजेशंस दे कि सर हमें इन मुद्दों पर केयर करने की आवश्यकता है। हालांकि ये सब जानते हैं कि दुनिया के अंदर महंगाई का आलम बहुत बुरा है। श्रीलंका जैसे देश पड़ोसी जो हमारे देश हैं वो बुरी तरह फेल मार गए हैं। ब्रिटेन के अंदर सत्ता परिवर्तन महंगाई की वजह से हो गया है। जर्मनी और फ्रांस के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। ये सब विदित है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी अपनी समस्याएं हैं, तो उनका सॉल्यूशन भी हमें खुद निकालना होगा। ठीक है, महंगाई नापने के 2 तरीके हैं, WPI